ये तुम कह रहे हो डियर, तुम, कि आज तुम्हारा मूड नहीं है? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। लगता है तुमने अभी तक माला के शरीर को अच्छी तरह नहीं देखा। देखो ना डियर, देखो मुझे। माला ने पुनः अंगड़ाई ली। जब उसने पुनः अंगड़ाई ली तो उसके शरीर का एक एक अंग तन गया। इस समय माला बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी थी। शरीर पर कपड़ों की एक धज्जी तक नहीं थी। अंगड़ाई लेते ही माला के दोनों वक्षस्थल कुछ और हिमालय की तरह तन गए। उसकी नाक की नसिकाओं से गरम गरम भभकारे छूट रहे थे और शरीर से वासनाओं की लपटें उठ रही थीं। क्या अभी भी तुम्हारे शरीर में कोई हलचल नहीं डियर? क्या अभी भी तुम्हारा दिल मुझे दबोचने के लिए नहीं कर रहा? माला, इस बार रंजीत ठक्कर न सिर्फ बिस्तर छोड़ के खड़ा हो गया बल्कि वो चिल्ला भी उठा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो माला। जिस शरीर का प्रदर्शन तुम मुझे रिझाने के लिए कर रही हो, उस शरीर को मैं पिछले कई साल से रौंदता आ रहा हूं। तुम्हारे शरीर में ऐसी कोई खूबी नहीं जिससे मैं पहले से वाकिफ ना हूं। तो क्या मेरे शरीर का आकर्षण कम हो गया है? नहीं नहीं माला, ये बात नहीं है। तुम आज भी उतनी ही शानदार और दिल फरेब हो जितनी पहले दिन थी, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। तो फिर तुम अभी तक शांत क्यों हो डियर? माला बिस्तर पर बड़े ही हाहाकारी अंदाज में दोनों टांगे फैलाकर खड़ी हो गई। दोनों हाथ उसने अपने भरे हुए कूल्हों पर रख लिए। पहले तो तुमने कभी इस तरह का ठंडा बर्ताव नहीं किया। पहले तो तुम मुझे देखते ही तुम दीवाने हो जाया करते थे। मैंने कहा ना, आज मेरा मूड नहीं है। आज मैं परेशान हूं। परेशान? माला यूं खनकदार ढंग से खिलखिलाकर हंसी जैसे स्टील की थाली में एक साथ ढेर सारे तांबे के सिक्के बजे हों। जानते हो डियर, कभी तुम ही कहा करते थे कि तमाम परेशानियों का एक ही हल है, लड़की। सिर्फ और सिर्फ लड़की। लड़की को लेकर बिस्तर पर चले जाओ तो तमाम परेशानियां अपने आप भाग जाती हैं। खास तौर पर जब लड़की भी माला जैसी हो, तब तो किसी परेशानी के करीब फटकने का सवाल ही नहीं उठा। हाँ हाँ, ये सच है। मैं यही कहा करता था। तो फिर आज क्या बात है? आओ डियर। माला ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। आओ, आज फिर मेरी बाहों में समाकर अपनी तमाम परेशानियों को भूल जाओ। रंजीत ठक्कर ने अपने शुष्क होठों पर जबान फेरी। नहीं, आज की परेशानी ऐसी नहीं है माला जिसे भूला जा सके। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगा। उफ, ऐसी क्या परेशानी है डियर जिसने तुम्हें इस कदर बौखला दिया है? वो परेशानी सचमुच खतरनाक है, तुम नहीं समझ सकोगी। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे अकेला छोड़ दो। रंजीत ठक्कर गुस्से में पुनः चिल्ला उठा और उसने माला के कपड़े उठाकर उसके ऊपर फेंक कर मारे। इन्हें पहनो और चली जाओ यहां से, जाओ। माला की आंखों में आंसू छलछला आए। ऐसी बेइज्जती उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। तुम आज जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो रंजीत। माला आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहनने लगी। सच तो ये है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते रंजीत। जरूर तुम किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगे हो। हाँ हाँ, मैं किसी और लड़की से प्यार करने लगा हूं। बस अब भगवान के लिए जाओ यहां से, वरना मेरा सर दर्द से फट जाएगा। जाओ। मैं अब कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी रंजीत। अब खुद जाती हो यहां से या मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं? तुम दगाबाज हो। आज जब तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहे हो। मैं नफरत करती हूं तुमसे। अच्छी बात है।
रंजीत ठक्कर ने आक्रोश में उसकी बाह पकड़ी और फिर वो उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ दरवाजे तक लेकर गया। अच्छी बात है तो तुम मुझसे नफरत करती हो, अब दफा हो जाओ, फिर कभी अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना मुझे। रंजीत ठक्कर ने उसे दरवाजे से बाहर इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधी फर्श पर जा गिरी। उसी पल रंजीत ठक्कर ने भड़ाक से दरवाजे के दोनों पट बंद करके अंदर से सिटकनी चढ़ा दी। बाहर अब माला गुस्से में उसे भद्दी भद्दी गालियां बक रही थी और उसके रूम के दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के बरसा रही थी। रंजीत ठक्कर धम से एक कुर्सी पर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। वो सचमुच बहुत परेशान था। उसके दिमाग में बस एक ही नाम हथौड़े की तरह बार बार बज रहा था, छापामार, छापामार। रंजीत ठक्कर गोवा अंडरवर्ल्ड की जानी मानी हस्ती था। उसकी उम्र कोई 35-36 साल थी। रंग एकदम स्याह था। आज से लगभग 8 साल पहले रंजीत ठक्कर इंदौर से सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर गोवा आया था। इंदौर में कभी उसके बाप दादा का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन वहां रंजीत ठक्कर को जुआ खेलने की ऐसी गंदी लत पड़ी थी कि वो एक एक करके अपना सब कुछ जुए में हारता चला गया। तमाम प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर तथा लोगों का कर्जा चुकाकर उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए बचे थे, जिन्हें लेकर उसने इंदौर छोड़ दिया। लेकिन गोवा आकर उसके सामने एक बड़ी भयंकर मुश्किल पेश आई, और मुश्किल ये थी कि वो क्या कारोबार शुरू करे, क्योंकि उसे किसी भी काम का तजुर्बा नहीं था। तब रंजीत ठक्कर ने थोड़ी अक्ल से काम लिया और एक जुआ खाना खोल डाला। वही एक ऐसा काम था जिसे उसे तजुर्बा था। रंजीत ठक्कर का वो कारोबारी फैसला उसकी जिंदगी का सबसे नायाब फैसला साबित हुआ। देखते ही देखते उसका जुआ खाना धड़ल्ले से चल पड़ा। फिर एक के बाद एक वो गोवा में कई जुए के अड्डे खोलता चला गया। बहरहाल रंजीत ठक्कर आज की तारीख में कोई 2 दर्जन जुए के बड़े बड़े अड्डों का मालिक था। वहां से उसे लाखों रुपए रोज की आमदनी थी और वो गोवा के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा दादा कहलाता था। रंजीत ठक्कर ने जिस जुए में अपने बाप दादा की दौलत लुटाई थी, उसी जुए की बदौलत वो आज करोड़पति बन गया था। उसकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी, लेकिन एकाएक एक जबरदस्त हंगामे की शुरुआत हो चुकी थी। सिर्फ 3 दिन पहले की बात है, वो अपने 5 नंबर जुए के अड्डे पर बैठा हुआ था। अकस्मात उसके ऑफिस का दरवाजा भड़ाक से खुला और एक गुंडे ने चिल्लाते हुए अंदर कदम रखा। ठक्कर साहब, ठक्कर साहब, गजब गजब हो गया ठक्कर साहब। क्या हुआ? हमारे कलंगूट बीच वाले जुए के अड्डे पर हमला हो गया। वहां से सब कुछ लूट लिया गया और अड्डे में आग लगा दी गई। आखिर कौन है ये छापामार जिसने रंजीत की रातों की नींद उड़ा दी थी? जानने के लिए सुनिए अगला रोमांचक एपिसोड। क्या कह रहे हो तुम? कैसे, किसने किया ये सब? वो सिर्फ 4 आदमी थे ठक्कर साहब। चारों गुरिल्ला लड़ाई के मारे थी। चारों एक्सपर्ट छापामार। उस गुंडे की सांसें अभी भी बुरी तरह फूल पिचक रही थीं। वो एक एक करके जुए के अड्डे में दाखिल हुए थे। फिर छापामार युद्ध कला स्टाइल में वो खामोशी के साथ चारों तरफ फैल गए। उसके बाद जुए की मशीनों के पीछे छिपकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। फायरिंग? क्या हमारे आदमी भी मारे गए? हाँ ठक्कर साहब, हमारे 10 आदमी मारे गए। और वो छापामार? उनमें से कोई नहीं मरा। मैंने कहा ना कि वो छापामार युद्ध कला में बहुत एक्सपर्ट थे। वो जुए की मशीनों के पीछे इधर से उधर छिपते हुए और भागते हुए गोलियां चला रहे थे। मुश्किल से 5 मिनट में ही उन 4 छापामारों ने हमारे तमाम आदमियों को जुए के अड्डे में फिरकनी की तरह नचा डाला और उन्हें मार डाला। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कैश काउंटर पर पहुंचकर जुए की सारी रकम लूट ली और जुए के अड्डे में आग लगाकर वहां से भाग खड़े हुए। कैसे पर्चे? जवाब में उस गुंडे ने अपनी जेब से 3-4 छपे हुए बड़े बड़े पैम्फलेट निकालकर रंजीत ठक्कर को दिखाए। उन तमाम पैम्फलेट्स पर एक ही शब्द लिखा था, छापामार, छापामार, छापामार। वो अकेला शब्द रंजीत ठक्कर के दिमाग में साए साए आंधी की तरह चलने लगा। वो पैम्फलेट अभी रंजीत ठक्कर के हाथ ही में थे कि बाहर से धुआंधार गोलियां चलने की आवाजें आने लगीं।
रंजीत ठक्कर के हाथ से पैम्फलेट लहराते हुए गिर पड़े। ये क्या है? ये बाहर गोलियां क्यों चल रही हैं? लगता है गुंडे के भी होश उड़ चुके थे। छापामार दल ने इस जुए के अड्डे पर भी हमला कर दिया था। रंजीत ठक्कर ने आनन फानन में रिवॉल्वर निकाली और फिर वो दौड़ता हुआ उस हॉल में पहुंचा जहां जुए की दर्जनों मशीनें रखी हुई थीं। इस वक्त हॉल में हड़कंप मचा हुआ था। तमाम जुआरी हॉल से निकल निकल कर बाहर भाग रहे थे। वहां सचमुच छापामार दल ने हमला कर दिया था। उन छापामारों की संख्या लगभग 6 के आसपास थी। इस समय वो जुए की रोल-आउट मशीन्स के पीछे पोजीशन संभाले हुए थे और छापामार स्टाइल में ही इधर से उधर छिपते हुए गोलियां चला रहे थे। अड्डे के गार्ड उन छापामारों का मुकाबला करने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम थे। 4 गार्ड्स की लाशें इस वक्त हॉल के फर्श पर पड़ी हुई थीं। जैसे ही रंजीत ठक्कर रिवॉल्वर लेकर बाहर निकला, उसी पल एक गार्ड और चिल्लाया और फर्श पर गिर पड़ा। किसी एक छापामार की गोली ने उसके चेहरे की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थीं। रंजीत ठक्कर ने हॉल में पहुंचते ही धाएं से एक हवाई फायर किया। बंद करो, ये सब बंद करो। तुरंत रोल-आउट मशीन्स के पीछे से गोलियां चलनी बंद हो गईं। हॉल में सन्नाटा छा गया, मौत जैसा सन्नाटा। महंत पाशा उस छापामार दल के लीडर का नाम था। अगर तुम यहीं हो महंत पाशा, तो बात करो मुझसे। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। उसी पल एक रोल-आउट मशीन के पीछे से खुरदुरी सी आवाज उभरी। क्या बात करना चाहते हो? रंजीत ठक्कर की गर्दन तेजी से उसी रोल-आउट मशीन की तरफ घूम गई जिसके पीछे से आवाज आ रही थी। क्या तुम ही महंत पाशा हो? हाँ, मैं ही महंत पाशा हूं। ये सब तुम क्या कर रहे हो महंत पाशा? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि तुमने मेरे कलंगूट बीच वाले जुए के अड्डे को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहां से जुए की सारी रकम लूट ली, 10 आदमी मार डाले और जाते जाते आग भी लगा गए। और अब वही सब कुछ यहां पर भी। आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं ठक्कर? मुझे मुकुट चाहिए, मुकुट। वो मुकुट जो इस वक्त तुम्हारे पास है। लेकिन मैं वो मुकुट बेचने के लिए तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूं। महंत पाशा एकाएक नाग की तरह फुंकार उठा। फैसला तुम्हें नहीं, मुझे करना है ठक्कर। मुझे वो मुकुट चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर उस मुकुट को हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारे तमाम जुए के अड्डों में भी आग लगानी पड़ी ना, तो मैं लगा दूंगा। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। महंत पाशा की आवाज भी कहर से भरी हुई थी। लेकिन इस पागल से बच के रहना ठक्कर। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। संभल जाओ, दे दो मुझे वो मुकुट, वरना तबाही तुम्हारे कदम चूमेगी। नहीं, मैं हरगिज नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी बर्बादी का तमाशा देखो ठक्कर, खुद अपनी आंखों से देखो। उसके बाद गोलियों की वो बारिश जो कुछ देर के लिए रुक गई थी, वो पुनः शुरू हो गई। पूरे हॉल में चीख पुकार मचने लगी। गार्ड जो अभी तक स्तब्ध सी मुद्रा में खड़े उन दोनों की बातचीत सुन रहे थे, वो पुनः उन छापामारों को कब्जाने के लिए इधर उधर दौड़े। लेकिन वो छापामार थे, खतरनाक छापामार। वो भला उन गार्ड्स के कहां हाथ आने वाले थे? पलक झपकते ही दनादन गार्ड्स की लाशें फर्श पर गिरने लगीं। महंत पाशा, महंत पाशा! परंतु महंत पाशा अब उसकी कहां सुनने वाला था। तभी धाएं धाएं 2 गोलियां रंजीत ठक्कर के सिर के ऊपर से गुजरी। रंजीत ठक्कर की खोपड़ी बस तरबूजे की तरह फटने से बाल बाल बची। उसी पल एक गार्ड रंजीत ठक्कर को लेकर जुए के अड्डे से बाहर भागता चला गया था। अब उस 5 नंबर के जुए के अड्डे में भी लाशें ही लाशें थीं, गार्ड्स की लाशें। फिर उस छापामार दल ने उस जुए के अड्डे से भी लाखों रुपए की नकद रकम लूट ली थी। वहां आग लगाई और फिर चोरी की एक कार में सवार होकर पैम्फलेट उछालते हुए वहां से फरार हो गए। पैम्फलेट्स पर एक ही शब्द लिखा था, छापामार, छापामार, छापामार।
हद हो चुकी है। 5 अड्डे, 5 अड्डे। छापामार दल अभी तक हमारे 5 अड्डे बर्बाद कर चुका है। ये तबाही है, तबाही। इन हमलों में हमारे 40 आदमी मारे जा चुके हैं। लगभग 35 लाख रुपए की नकद धनराशि छापामार दल हमारे जुए के अड्डों से लूट चुका है, और उससे भी कहीं ज्यादा हमारी उस संपत्ति का नुकसान हुआ है जिसे छापामार दल ने आग के हवाले कर दिया। मीटिंग में सनसनीखेज सन्नाटा छाया रहा। वो रंजीत ठक्कर के गैंग की मीटिंग थी जिसे संबोधित वो कर रहा था। सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि इन तमाम हमलों में छापामार दल का एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया। किसी को एक खरोच तक नहीं आई। अगर देखा जाए ठक्कर साहब, गैंग का एक आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तो इसमें हमारे गार्डों का भी कोई दोष नहीं। क्यों? उनका दोष क्यों नहीं? आप भूल रहे हैं कि वो छापा मार हैं। गुरिल्ला युद्ध लड़ने की कला जानते हैं वो। गुरिल्ला युद्ध, जो यूं तो बहुत पुरानी युद्ध कला है, लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है कि गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाले छापा मारों ने बड़े बड़े बादशाहों के छक्के छुड़ा दिए और उनकी सेनाओं को अपने सामने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ये कोई मामूली युद्ध कला नहीं है ठक्कर साहब। जब इस तरह के छापामार बड़े बड़े बादशाहों के छक्के छुड़ा सकते हैं, तो फिर हमारे गार्डों की तो हस्ती ही क्या है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उन छापामारों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं? सच तो यह है ठक्कर साहब कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं एक बात बोलूं, आजकल गोवा अंडरवर्ल्ड में छापामार दल के इन हमलों की बहुत चर्चा हो रही है। हर किसी की जबान पर एक ही नाम है, छापामार दल का। इसके अलावा एक बात और है जिसकी अंडरवर्ल्ड में आजकल खूब चर्चा है। क्या? मुकुट की चर्चा? रंजीत ठक्कर के साथ साथ वहां उपस्थित तमाम व्यक्ति चौंक पड़े। मुकुट? इस विषय में अंडरवर्ल्ड के लोग क्या जानते हैं? मुकुट का यही तो सस्पेंस है कि वो कुछ नहीं जानते। लेकिन 5 नंबर जुए के अड्डे पर आपकी महंत पाशा से मुकुट के संबंध में जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत किसी तरह आउट होकर पूरे गोवा अंडरवर्ल्ड में फैल चुकी है। इसलिए हर जगह मुकुट की चर्चा है। हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि जरूर मुकुट में कोई खास बात है जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं ठक्कर साहब, मुकुट की बहुत चर्चा है। आखिर इस मुकुट के पीछे का सस्पेंस क्या है, जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। मुकुट का नाम सुनते ही रंजीत ठक्कर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। उसने फौरन रुमाल निकालकर अपने माथे पर पसीना साफ किया। आखिर वो कैसा मुकुट है ठक्कर साहब जिसे हासिल करने के लिए छापामार दल के लीडर महंत पाशा ने इतना खतरनाक रूप धारण कर लिया है? आज तक कभी आपने भी उस मुकुट की चर्चा हमारे बीच नहीं की है। वो एक मामूली मुकुट है। महंत पाशा पागल हो गया है जब वो एक मामूली मुकुट हासिल करने के लिए इतना बड़ा हंगामा कर रहा है। अगर वो मामूली मुकुट है ठक्कर साहब, तो आप भी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? आप वो मुकुट महंत पाशा को देकर झगड़ा ही खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं नहीं नहीं, मैं वो मुकुट महंत पाशा को नहीं दे सकता। लेकिन अभी तक उस मुकुट के कारण हमारा 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। क्या वो मुकुट 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है ठक्कर साहब? बकवास मत करो। मैंने अगर वो मुकुट महंत पाशा को नहीं देना तो नहीं देना। ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि छापामार दल का सामना कैसे किया जाए। मीटिंग में पुनः सनसनीखेज सन्नाटा स्थापित हो गया। कुछ देर वो मीटिंग और चली, लेकिन उस मीटिंग में कैसा भी कोई रिजल्ट ना निकला। अगले दिन छापामार दल ने रंजीत ठक्कर के 3 जुए के अड्डे और बर्बाद कर दिए। उन जुओं के अड्डों से भी उसी प्रकार लाखों रुपयों की नकद रकम लूटी गई। ठक्कर के कई आदमी मार दिए गए, अड्डों में आग लगा दी गई और फिर वो छापामार शब्द के पैम्फलेट उछालते हुए फरार हो गए। छापामार दल, जो गोवा अंडरवर्ल्ड में बड़ी तेजी से आतंक का पर्याय बनता जा रहा था, शाम के 4 बजे थे। रंजीत ठक्कर उस वक्त मीटामार बीच वाले अपने जुए के अड्डे पर था। बाहर तेज मूसलाधार बारिश होकर निपटी थी और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी।
लेकिन रंजीत ठक्कर का दिमाग सुकून में न था, वो परेशान था, हद से ज्यादा परेशान। एकाएक वो कुर्सी छोड़कर उठा और उसने ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वापस कुर्सी पर बैठकर उसने ड्रॉ से पीटर स्कॉट की बोतल निकाली और धीमे धीमे उसे चुसकने लगा। माला से वो बहुत प्यार करता था, वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसे जल्दी ही अपने शरीके जिंदगी बनाने का उसने पक्का विचार बनाया हुआ था, लेकिन अब वही माला उसे छोड़कर जा चुकी थी। परंतु रंजीत ठक्कर को परवाह न थी। इस वक्त अगर उसे सबसे ज्यादा किसी चीज की परवाह थी तो अपने अड्डों की परवाह थी, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया थे, जिनकी एक एक ईंट उसने अपने मेहनत के खून से खड़ी की थी। लेकिन महंत पाशा उसकी जिंदगी के उसी सबसे बड़े सरमाए को धमाकों से उड़ा देने पर तुला हुआ था। रंजीत ठक्कर ने गटागट शराब के कुछ और घूंट भरे। अपनी जिंदगी से जुड़े ऐसे ही ढेरों विचार उसके दिमाग में आ रहे थे और साथ ही साथ रंजीत ठक्कर शराब भी पीता जा रहा था। वो पीटर स्कॉट की आधी से ज्यादा बोतल पी गया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे नशा हुआ ही नहीं। तभी एक अनोखी घटना घटी। रंजीत ठक्कर के कानों में चीख पुकार तथा गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगीं। उसने जोर से अपना सर झटका। क्या हो गया था उसे? हर पल गोलियां चलने की आवाजें ही सुनाई देती थीं। रंजीत ठक्कर ने गटागट शराब के कुछ और घूंट पिए, लेकिन चीख पुकार और गोलियां चलने की आवाजें आनी उसके कानों में बंद ना हुई। रंजीत ठक्कर एकदम कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। कहीं सचमुच ही बाहर ठिये में हंगामा तो नहीं हो रहा था? उसने आनन फानन में अपनी पतलून की जेब से रिवॉल्वर निकाली और फिर नशे के कारण लड़खड़ाते कदमों से ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। फौरन उसके नेत्र दहशत से उबल पड़े। वाकई में बाहर ठिये में छापामार दल ने जबरदस्त हंगामा मचाया हुआ था। वहां लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थीं। कैश काउंटर से सारी नगद रकम वो लूट चुके थे और अब वो जुए की मशीनों में आग लगाए जा रहे थे। सालों कुत्तों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने धाए धाए 2 गोलियां चलाईं, लेकिन वो नशे में था, इसी कारण दोनों निशाने चूक गए। वो तीसरी गोली चला पाता उससे पहले ही धाए से एक गोली चली और सीधी उसके रिवॉल्वर वाले हाथ में आकर लगी। परिणाम, रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई और बाजू से खून की पिचकारी निकली। धाए 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 एक साथ कई गोलियां चली जो इत्तेफाक से रंजीत ठक्कर के आसपास से गुजरी। महंत पाशा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, गोली मत चलाओ, ये मरना नहीं चाहिए, इसे जिंदा पकड़ो, जिंदा। तुरंत 3 छापामार बड़ी तेजी से रंजीत ठक्कर की तरफ दौड़े। रंजीत ठक्कर भी खतरा भांप चुका था। वो नशे में धुत होने के बावजूद बगुले की तरह वहां से भागा। कसीनो के बाहर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी थी। रंजीत ठक्कर उस भीड़ को चीरता हुआ भागता चला गया। आगे आगे वो भाग रहा था और उसके पीछे पीछे छापामार दल के सदस्य दौड़े आ रहे थे। पब्लिक को डराने के लिए छापामार दल के सदस्य बीच बीच में हवाई फायर भी कर रहे थे। रंजीत ठक्कर को लगने लगा आज तो नहीं बचेगा, लेकिन एकाएक उसकी नजर मीटामार बीच पर ही बने सिंडिकेट के शराब खाने पर पड़ी। वो फौरन दंदनाता हुआ उसी शराब खाने में घुस गया। उसने पलट कर देखा। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि छापामार उसके पीछे पीछे शराब खाने में नहीं घुसे थे। रंजीत ठक्कर धम से एक कुर्सी पर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। उसके बाजू से खून लगातार बह रहा था। सिंडिकेट गोवा अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है और बख्तावर सिंह उस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है। बख्तावर सिंह की गोवा अंडरवर्ल्ड में बादशाह जैसी हैसियत है। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े दादा बख्तावर सिंह के सामने झुकते हैं। बख्तावर सिंह के विषय में प्रसिद्ध है कि वो हर मजलूम की मदद करता है। वो प्रत्येक ऐसे आदमी की तलवार और ढाल है जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, और इसीलिए बख्तावर सिंह पूरे गोवा में गॉड फादर के नाम से लोकप्रिय है। गॉड फादर यानी धर्मात्मा, धर्मपिता, सबका रखवाला। बख्तावर सिंह की एक और खासियत है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओहदेदार नहीं है।
कोई सिपहसालार नहीं है, कोई प्यादा नहीं है। वो खुद ही सिंडिकेट के दुश्मनों का जज बनकर इंसाफ करता है और खुद ही जल्लाद बनकर उनको सजा देता है। इस विषय में बख्तावर सिंह का कहना है, जब भी कोई बादशाह सिर्फ कुर्सी पर बैठकर अपनी फौज को आदेश देने लगे तो वो नाकारा बादशाह बन जाता है। धीरे धीरे फौज में उसके खिलाफ बगावत फैलने लगती है और तब उस बादशाह में इतनी भी हिम्मत नहीं रहती जो बगावत को रोक पाए। इसीलिए असली बादशाह वही है जो अपनी फौज से पहले खुद लड़े, अपनी जान पर खेल कर लड़े। ऐसा ही है बख्तावर सिंह। गोवा अंडरवर्ल्ड का बादशाह होने के बावजूद कदम कदम पर अपनी जान की बाजी लगाने वाला जांबाज। इस समय रंजीत ठक्कर जिस शराब खाने की कुर्सी पर बैठा बुरी तरह से हाँफ रहा था, वो सिंडिकेट का ही शराब खाना था। उस शराब खाने का मैनेजर फ्रांको नामक एक पढ़ा लिखा गोवानी था। वो मुश्किल से 30-32 साल का पतले दुबले जिस्म का आदमी था। फ्रांको ने 5 साल रंजीत ठक्कर के कैसीनो में मुलाजमत की थी, परंतु 2 साल से अब वो सिंडिकेट का मुलाजिम था। फ्रांको की नजर जैसे ही कुर्सी पर बैठे रंजीत ठक्कर पर पड़ी, वो चौंक गया। साहब, आप यहाँ? रंजीत ठक्कर सख्ती से अपनी बाजू मुट्ठी में भींचे कुर्सी पर बैठा रहा। पीड़ा के कारण उसके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। फ्रांको खून देखकर और बुरी तरह चौंका। ये तो आपकी बाजू से बहुत खून निकल रहा है साहब। आपको गोली किसने मारी है? छापामार दल के सदस्य थे। उन्होंने मेरा डबल बुल कसीनो भी आज बुरी तरह फूंक डाला। वो वहां भी कुछ नहीं छोड़ा। हरामजादों ने मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैंने यहां शरण ली। अब लगता है कि वो लोग मुझे पकड़ने के लिए अभी भी शराब खाने के बाहर ही हैं। आखिर कौन से लोग रंजीत को पकड़ने के लिए शराब खाने के बाहर खड़े हैं? जानने के लिए सुने अगला भाग। फ्रांको तुरंत लपकता हुआ शराब खाने के बाहर गया, फिर मुश्किल से 2 ही मिनट बाद लौट आया। जरूर वो दुष्ट आसपास ही कहीं छिपे होंगे। वो बहुत डेंजर किस्म के जीव हैं। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें साहब। आप इत्तेफाक से बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अगर छापामार दल के सदस्य बाहर है भी तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो सिंडिकेट के ठिये में घुसने की हिम्मत ही नहीं होगी उनकी। और अगर वो घुस भी गए तो ये हिम्मत उनकी नहीं होगी कि सिंडिकेट के ठिये में कैसा भी कोई बवेला मचा सके। लेकिन वो छापामार हैं। वो चाहे कोई भी हो साहब, परंतु अगर उनमें जरा भी बुद्धि है तो वो यहाँ कदम रखने से पहले गॉडफादर के कहर का, उनके जलाल का 1000 मर्तबा खौफ जरूर खाएंगे। फिर भी मुझे डर लग रहा है। न जाने क्यों अजीब सी आशंका मेरे दिल में उठ रही है। आप इत्मीनान रखें साहब, आपकी बाजू से भी बहुत खून निकल रहा है। आइए। फ्रांको ने रंजीत ठक्कर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। मेरे साथ अंदर आइए। रंजीत ठक्कर भारी कदमों से फ्रांको के साथ चलने लगा। इस बीच शराब खाने में जो सिंडिकेट की सिक्योरिटी तैनात थी, फ्रांको ने उसे आंखों ही आंखों में अलर्ट रहने का इशारा कर दिया। वो रंजीत ठक्कर को ऑफिस में लेकर पहुंच गया। बैठिए। रंजीत ठक्कर एक सोफा चेयर पर संभल कर बैठ गया और उसने अपनी जख्मी बाजू थोड़ा आगे कर ली ताकि उसके बाजू से जो खून की बूंदें गिरें वो सीधे नीचे रबड़ के कारपेट पर गिरें। फ्रांको टेलीफोन की तरफ बढ़ा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं डॉक्टर, नहीं। लेकिन आपकी बाजू बहुत जख्मी है, लगातार खून बह रहा है। अगर आपको फौरन मेडिकल एड हासिल ना हुई तो गोली का जहर पूरे जिस्म में फैलने का खतरा है साहब, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मुझे फौरन मेरे किसी अड्डे पर पहुंचा दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। ये वक्त आपके शराब खाने से बाहर निकलने का नहीं है साहब। यहां से बाहर निकलते ही छापामार दल के मेंबर आप पर दोबारा अटैक कर सकते हैं।
लेकिन प्लीज आप शांत रहिए और मैं जो करता हूं मुझे करने दीजिए। रंजीत ठक्कर चुप हो गया, जबकि फ्रांको अब टेलीफोन का रिसीवर उठाकर जल्दी जल्दी डॉक्टर के नंबर डायल करने लगा था। मुश्किल से 15 मिनट बाद ही एक गोवानी डॉक्टर ने सिंडिकेट के शराब खाने में कदम रखा। वो अपने हाथ में किट बैग उठाए हुए था और उसकी चाल ऐसी थी जैसे दौड़ रहा हो। मिस्टर फ्रैंको कहाँ हैं? डॉक्टर मोरानी? यस, आइए आइए, मिस्टर फ्रैंको आप ही का इंतजार कर रहे हैं। गार्ड डॉक्टर मोरानी को लेकर फुर्ती से ऑफिस की तरफ बढ़ गया, लेकिन तब तक एक खतरनाक घटना घट चुकी थी। छापामार दल के कई सदस्य एक एक करके शराब खाने में दाखिल हो गए थे और उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली थी। छापामार दल का लीडर महंत पाशा भी शराब खाने में दाखिल होने वाले छापामारों में शामिल था। डॉक्टर मोरानी गार्ड के साथ अभी ऑफिस के दरवाजे तक भी ना पहुंच पाया था कि एकाएक छापामार दल के सभी सदस्य एक्शन में आ गए। सबसे पहले गोली सनसनाती हुई डॉक्टर मोरानी की खोपड़ी में लगी। तत्काल ही डॉक्टर मोरानी की खोपड़ी तरबूज की तरह फट गई और उसे चिल्लाने तक का मौका ना मिला। सिंडिकेट की सिक्योरिटी फुल अलर्ट हो पाती उससे पहले ही छापामार दल के सदस्य धुआंधार गोलियां बरसाते हुए इधर उधर छिप गए और फिर छिपी हुई जगह से गोलियां चलाने लगे। पूरे शराब खाने में हड़कंप मच गया। शराबी वहां से निकल निकल कर भागने लगे। सिंडिकेट के सिक्योरिटी गार्ड छापामार दल के सदस्यों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, परंतु साफ जाहिर था कि वो नाकाम थे। सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें अब फर्श पर गिरने लगी थीं, जबकि छापामार दल के सदस्य गुरिल्ला युद्ध स्टाइल में लगातार अपनी जगह बदलते हुए गोलियां बरसा रहे थे। चीख पुकार की आवाजें सुनकर फ्रांको ने ऑफिस का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए। रंजीत ठक्कर भी उस दृश्य को देखकर कांप उठा था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ उठी थी। मुझे यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और वही हुआ। सचमुच ये छापामार दल बहुत बेवकूफ है। शराब खाने पर हमला करके साहब इन्होंने गॉडफादर को भी अपना दुश्मन बना लिया है। अब जल्दी मुझे यहां से निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि सिंडिकेट के सभी गार्डों को मारकर ये मुझे पकड़ लें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा साहब। आओ, आप मेरे साथ आओ। लेकिन मुझे किधर से निकालोगे? शराब खाने में एक पिछली तरफ दरवाजा है, इमरजेंसी डोर। मैं आपको उसी दरवाजे से निकालता हूं। फ्रांको ने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया और फिर बाहर निकला। हॉल में चूंकि जबरदस्त मुठभेड़ हो रही थी, इसलिए वही मौका था वहां से रंजीत ठक्कर के सुरक्षित भाग निकलने का। रंजीत ठक्कर भी फ्रांको के पीछे पीछे डरता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। अगले ही पल वो दोनों गलियारे में दौड़ पड़े। तभी एक घटना और घटी। एक छापामार की नजर भागते हुए रंजीत ठक्कर पर पड़ गई। उसने रंजीत ठक्कर का निशाना लगाकर धाए धाए 2 गोलियां चला दी। दोनों गोलियां रंजीत ठक्कर की पीठ में लगीं। वो भैंसे की तरह डकरा उठा और उसकी पीठ से खून के 2 फव्वारे छूटे। साथ ही उसका शरीर भी बड़े करिश्माई ढंग से हवा में उछला था। फ्रांको ने उसे संभालने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन फिर भी रंजीत ठक्कर चिल्लाता हुआ मुंह के बल जबरदस्त ढंग से फर्श पर गिरा। फ्रांको के मुंह से सिसकारी छूट गई और उसने रंजीत ठक्कर के ऊपर झुककर उसे झंझोड़ा। साहब! अब रंजीत ठक्कर की नाक से भी खून बह रहा था और वो गिरते ही बेहोश हो चुका था। फ्रांको ने रंजीत ठक्कर के बेहोश शरीर को ही आनन फानन में अपनी बाहों में भरा और फिर तेज दौड़ता हुआ चला गया। धाए 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 पीछे से कुछ और फायर किए गए, परंतु इस बार कोई भी गोली निशाने पर न लगी। हॉल में अभी भी धुआंधार फायरिंग का क्रम जारी था। रंजीत ठक्कर को ऐसा लगा जैसे वो किसी हिंडोले में तैर रहा हो। उसका सिर भारी भारी था, पीठ और हाथ में दर्द की लहरें सी उठ रही थीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। इस समय वो नर्सिंग होम के बेड पर था, पेट के बल लेटा हुआ, और उसके आसपास उसके गैंग के कई आदमी खड़े थे। फ्रांको भी उसमें शामिल था। आखिर रंजीत कब तक ऐसे ही भागता रहेगा? उसे किसने बचाया? जानने के लिए सुनिए अगला रोमांचक एपिसोड।
उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। इस समय वो नर्सिंग होम के बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था और उसके आसपास उसके गैंग के कई आदमी खड़े थे। फ्रांको भी उनमें शामिल था। खुद को नर्सिंग होम के बेड पर देखकर रंजीत ठक्कर चिढ़ा। मुझे यहाँ कौन लाया? रंजीत ठक्कर ने उठने की कोशिश की। लेटे रहिए साहब। फ्रांको ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। आपके जख्म अभी ताजा हैं। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टरों ने आपके जिस्म से गोलियां निकाली हैं। लेकिन मैं ही आपको यहां लेकर आया हूं। रंजीत ठक्कर की आंखों में फ्रांको के प्रति एकाएक आभार के चिन्ह उभर आए। आज मदर मैरी की बहुत बहुत कृपा हुई साहब, जो आपकी जान बच गई। डॉक्टर के मुताबिक अगर आपको मेडिकल एड मिलने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सेप्टिक पूरे शरीर में फैल जाना था। उस पोजीशन में शायद आपका बाजू तो काटना ही काटना पड़ता। रंजीत ठक्कर की आंखों में आंसू छलछला आए। फ्रैंको, उसे मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। फ्रांको ने एक उंगली छत की तरफ उठाई। मैंने नहीं, उसने सहायता की है, गॉड ने, वही जो सबका मददगार है। आज तुमने मेरी जो सहायता की, कभी कभी इंसान भी फरिश्ता बनकर सामने आ जाता है। ये सिर्फ वहम है साहब, वरना इंसान की इतनी हिम्मत कहां। वो तो सिर्फ एक कठपुतली है। शराब खाने का क्या हुआ? कुछ नहीं बचा साहब। वहां सिंडिकेट के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो सब मारे गए। ओह, और छापामार दल के सदस्य? वो सब के सब जीवित भाग निकलने में कामयाब रहे। उनमें से कोई नहीं मरा? नहीं, जाते जाते वो शराब खाने की भयंकर दुर्दशा भी कर गए। कैसी दुर्दशा? उन्होंने वहां जितनी भी नकद रकम थी ना साहब, सारी लूट ली और पूरे शराब खाने को आग के हवाले कर डाला। यानी वो छापामार सिंडिकेट के ठिए के साथ भी उसी तरह पेश आए। रंजीत ठक्कर के शरीर में सिहरन दौड़ गई, जिस तरह वो मेरे ठियों के साथ पेश आए। हाँ बिल्कुल, शराब खाने की उस बर्बादी ने पूरे गोवा अंडरवर्ल्ड को स्तब्ध किया हुआ है। कोई भी एकाएक विश्वास नहीं कर पा रहा है कि सिंडिकेट के ठिए के साथ भी कोई इस तरह पेश आ सकता है। और गॉडफादर की क्या स्थिति है? वो भी बहुत भड़के हुए साहब। आपके लिए एक बुरी खबर है, गॉडफादर ने आपको ब्लैक हाउस में बुलाया है। ये मेरे लिए बुरी नहीं, अच्छी खबर है फ्रैंको। रंजीत ठक्कर ने एक गहरी सांस ली। गॉडफादर, अब गोवा में वही एक ताकत है जो मुझे छापा मार के खौफ से आजादी दिला सकती है। सच तो यह है कि मुझे पहले ही गॉडफादर की शरण में चले जाना चाहिए था। गॉडफादर जो सबका मददगार है, वो जरूर अब मेरा भी मददगार बनेगा। गॉडफादर का नाम दिमाग में कौंते ही रंजीत ठक्कर को अपनी तमाम परेशानियां खत्म होती नजर आने लगी थीं। उसे अब साफ साफ अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आ रही थी। तबीयत थोड़ी संभलते ही रंजीत ठक्कर ब्लैक हाउस में बख्तावर सिंह से जाकर मिला। ब्लैक हाउस सिंडिकेट का हेडक्वार्टर। बख्तावर सिंह उस समय रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे विशाल ड्राइंग हॉल में बैठा था। हमेशा की तरह सफेद सूट में सजा धजा, गोरी चिट्टी तथा लंबी उंगलियों के बीच स्मोकिंग पाइप फंसाई हुई, जिसके वो धीमे धीमे कश लगा रहा था। कामदेव के अवतार से नजर आने वाले बख्तावर सिंह के माथे पर इस समय सिलवटें पड़ी हुई थीं। बख्तावर सिंह के बराबर में हाथ बांधे खड़ा था जयकाल। जयकाल एक अधेड़ आयु का बदसूरत इंसान, लेकिन अंडरवर्ल्ड की पूरी जानकारी रखने वाला एक बुद्धिमान आदमी।
बख्तावर सिंह का पर्सनल सेक्रेटरी। मिस्टर ठक्कर, सिंडिकेट के मीटा मार बीच वाले शराब खाने पर जो कुछ हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। वहां सिंडिकेट के 18 सिक्योरिटी गार्ड मारे गए, 15 लाख रुपए की रकम कैश काउंटर से लूट ली गई। इसके अलावा शराब खाने की जो 3 मंजिला बिल्डिंग जलकर खाक हुई वो अलग। मुझे दुख है गॉडफादर कि मेरे कारण सिंडिकेट के सिक्योरिटी गार्डों की जानें गईं और आपकी बहुमूल्य संपत्ति को नुकसान पहुंचा। सवाल सिर्फ सिंडिकेट के नुकसान का नहीं है मिस्टर ठक्कर, सवाल है सिंडिकेट के रुतबे का, सिंडिकेट की पोजीशन का। तुम अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए ही शख्स हो, इसलिए ये बात तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है कि सिंडिकेट के किसी अड्डे पर हमला करने की हिम्मत बड़े बड़े गैंगस्टर नहीं जुटा पाते। लेकिन आज तुम्हारी वजह से सिंडिकेट के एक अड्डे पर हमला हुआ है। छापामार दल के छोटे से गिरोह ने आज सिंडिकेट के अड्डे पर हमला करने का साहस जुटाया है और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। मैं अपनी गलती कबूल करता हूं गॉडफादर, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था। कैसी मजबूरी? अगर मैं उस वक्त सिंडिकेट के शराब खाने में न घुसता तो छापामार दल के सदस्य या तो मुझे मार डालते या फिर मेरा अपहरण कर लेते। मैं अपनी जान बचाने के लिए सिंडिकेट के शराब खाने में घुसा ही इसलिए था क्योंकि मेरा अनुमान था कि छापामार दल के सदस्य कम से कम वहां हमला नहीं करेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत उन्होंने वहां भी हमला कर दिया। छापामार दल, छापामार दल, आखिर क्या है ये छापामार दल? पहले तो कभी गोवा में इस छापामार दल का नाम तक नहीं सुना था। ये दल कुछ ही दिन पहले असम से आया है गॉडफादर। हाँ? आसाम से? यस गॉडफादर। हाँ। लेकिन इस छापामार दल की तुमसे क्या दुश्मनी है जो वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ चुका है? एक लंबी कहानी है गॉडफादर। बख्तावर सिंह ने पाइप के 2-3 कश लगाए और कहा, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूं। एक काम करो, आराम से बैठ जाओ और मुझे छापामार दल के विषय में सब कुछ बताओ। लेकिन बैठ जाओ मिस्टर ठक्कर। रंजीत ठक्कर हिचकिचाता हुआ बख्तावर सिंह के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी बख्तावर सिंह जैसी हस्ती के सामने बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बख्तावर सिंह के हुक्म के सामने उसे अपना सर झुकाना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको छापामार दल के लीडर का नाम बताता हूं। उसका नाम महंत पाशा है। बख्तावर सिंह ने पाइप का एक और कश लगाया। महंत पाशा। यस गॉडफादर, महंत पाशा। महंत पाशा की उम्र मुश्किल से 30-32 साल है। वो एक नौजवान आदमी है और गुरिल्ला युद्ध का महारथी। वो छापामार लड़ाई के ऐसे ऐसे दांव पेच जानता है कि बड़े से बड़े धुरंधर व्यक्ति के छक्के छुड़ा दे। महंत पाशा की मां भी अभी जीवित है, देवकी पाशा। क्या आज गोवा अंडरवर्ल्ड में जो हंगामा हो रहा है उसके पीछे महंत पाशा की मां की भी कोई भूमिका है? हाँ गॉडफादर, अंडरवर्ल्ड में आज जो तूफान आया हुआ है उसके पीछे महंत पाशा की मां की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि यह पूरा हंगामा देवकी पाशा की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, और वो क्यों? मैं आपको शुरू से ही सब कुछ बताता हूं। देवकी पाशा कभी एक मजदूर औरत थी। वो असम में चाय के बागानों में मजदूरी करती थी और बड़ी मुश्किल से अपना
तथा अपने बेटे महंत पाशा का पेट पालती थी। लेकिन कभी कभी देवकी पाशा को मजदूरी के पैसे इतने कम मिलते कि उसे एक टाइम का फाका करना पड़ता। देवकी पाशा का पति महंत पाशा के जन्म लेने से 2 महीने पहले ही मर गया था। कुल मिलाकर देवकी पाशा के जीवन में दुख ही दुख थे, लेकिन वो उन दुखों की छाया अपने बेटे के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती थी। पर वो मजबूर थी, क्योंकि चाय के बागों में मजदूरी करने के अलावा उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन देवकी पाशा में एक खासियत भी थी जो दूसरी मजदूर औरतों में नहीं थी। क्या बात है। वैसे क्या खासियत थी? देवकी पाशा एक पढ़ी लिखी औरत थी। किताबें पढ़ने का उसे शौक था। एक बार उसने छापामार युद्ध के ऊपर लिखी एक किताब पढ़ी। बस उस किताब को पढ़ते ही देवकी पाशा के जीवन में हंगामा खेज परिवर्तन हो गया। अच्छा, और वो किस तरह? दरअसल उस किताब से देवकी पाशा को छापामार युद्ध का काफी ज्ञान हो गया। देवकी पाशा चूंकि चाय के बागों में काफी साल से काम कर रही थी, इसलिए उसे मालूम था कि चाय के उन बागों की आड़ में गुपचुप अफीम की खेती भी होती है। बस देवकी पाशा अब अक्सर रातों को अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर अफीम के खेतों पर छापामार स्टाइल में हमला करती और वहां से अफीम का ढेर सारा स्टॉक उठा लाती। इससे उसकी तथा उसके बेटे महंत पाशा की गुजर बसर सही ढंग से होने लगी। ओह, यानी